हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवी स्टडी 10। तो आज हम लोग सीडीपी क्विक रिवीजन का दूसरा वीडियो देखेंगे। सीडीपी क्वेश्चन पहला आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो दूसरा वीडियो आज चलिए देखते हैं कि सीडीपी का 10 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक कक्षा के सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो कौन सा कारक है जो सार्थक अधिगम में पक्ष लेता है? ऑप्शन नंबर 1, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। ऑप्शन नंबर 2, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। ये भी सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी देखते हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। ठीक है, पुरस्कारों को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, और भी एक तरीका होता है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरफ से होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे कि विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा एवं सरोकार रखना। यही है सही ऑप्शन। हम लोग क्या देखेंगे? सही ऑप्शन। सार्थक अधिगम के पक्ष लेने के लिए विषय वस्तु को बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? मतलब समस्या समाधान का एक रणनीति है, उसका उदाहरण क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना। मतलब इसका क्या मतलब? वन डायमेंशनल। तो इसे एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। वन डायमेंशनल कभी नहीं होता है। तो चलिए 2 नंबर देखते हैं, साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। हाँ, ये अनेक उपलक्ष्य मतलब अनेक बहुत सारे डायमेंशन में ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। नहीं, ये तो एकदम गलत ऑप्शन है, ये एकदम गलत ऑप्शन है। क्रियात्मक अनन्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से क्या है? 2 नंबर क्या है? साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित किया जाता है, अनेक इसमें विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है? मतलब एक शिक्षिका है, सृजनात्मक विद्यार्थी को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकता है, आगे की ओर बढ़ा सकता है? किससे? अनेक परिक्षेपों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। मतलब क्या बोला? अनेक परिप्रेक्ष्य जो है सबको क्या करते हैं? प्रोत्साहित करके और मूल विचार को महत्व देकर। ये सही लग रहा है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। विद्यार्थी को जोखिम लेने एवं चुनौतियां का सामना करने से हतोत्साहित करके। ये एकदम गलत है, हतोत्साहित आप एकदम नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 3, अपसारी चिंतन पर बल देकर। नहीं, ये दोनों होगा, अपसारी अभिसारी दोनों है, सृजनात्मक के लिए नहीं है। अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, नहीं, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्या सही है? कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों का महत्व देकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब क्या है? जो ज्ञान की संरचना के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक दंड, ये आवश्यक है लेकिन ये कम है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आवश्यक महत्वपूर्ण नहीं है। यंत्रवत याद करना, ये तो एकदम नहीं है, ये गलत है। मेमोराइजेशन को हम लोग कभी नहीं ही करेंगे। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, ये है, ये सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर 4, अनुबंधन, ये भी सही है, लेकिन
के हिसाब से विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है वही संज्ञानवादी उपागमन का सबसे अत्यंत आवश्यक उपागम है ज्ञान संरचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 प्रभावशाली शिक्षण नहीं है। आप लोग पहले देखिएगा कि ये जो नहीं है इसको थोड़ा मार्किंग करके देखिएगा कि कौन नहीं बोला है या हाँ बोला है। नहीं को हम लोग छोड़ के चल जाते हैं, इससे पूरा क्वेश्चन ही बदल जाता है। ऑप्शन नंबर क्या बोला है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 संवाद एवं परिचर्चा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 4 प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। क्या बोला है कि कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। ये तो अच्छा है, ये तो है, संवाद एवं परिचर्चा भी है। दिए गए ज्ञान को दोहराने कर ज्ञान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना, ये भी है। बच्चों को अंतर्दृष्टि द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी है। तो क्या नहीं है, ये नहीं है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण जो है ये शिक्षण को प्रभावशाली के लिए अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। मतलब जो ध्यान नहीं देता है उसके लिए कैसा बर्ताव कर सकते हैं। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि के कारण जानने की कोशिश करके, उनसे बात करेंगे और उस अरुचि की किस प्रकार की अरुचि है उसकी कारण जानने की कोशिश करते हैं। चलिए ये ऑप्शन एकदम सही लग रहा है। चलिए आगे की भी देख लेते हैं आगे क्या है। ऑप्शन नंबर 2 उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, नहीं ये नहीं, ये प्रेशर हो जाता है। ऐसे से भी तो उसको अरुचि है, मतलब पढ़ने में ही लगता है, ध्यान ना देता है, तो इसको और गृह कार्य देने में इसको और थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, नहीं ये तो एकदम नेगेटिविटी हो गया। ऑप्शन नंबर 4 पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, नहीं आप डांट एकदम नहीं सकते हैं, डांट एकदम नहीं सकते। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि ऑप्शन नंबर 1 जो बोला है यही सही। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, अरुचि का जो कारण है उसके जानने की कोशिश करें और उसका फिर ये करना, हल निकालने के लिए। सो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब कौन सा ज्ञान के एक सार्थक संरचना का महत्वपूर्ण पहलू है। एक नंबर है पुरस्कार एवं दंड, नहीं ये अभी पुरस्कार एवं दंड जो है इसको हटा दिया गया है, एकदम नहीं है। उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, ये भी है लेकिन उतना सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, ये सही लग रहा है। चलिए देखते हैं 4 नंबर क्या है, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, स्मरण हम एकदम नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, ये सही है। क्या है, निम्नलिखित में के ज्ञान के सार्थक संरचना के की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ तो इससे पहले क्या है दोस्तों कि चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे मेहनत करने भी हम लोग को भी मज़ा लगेगा, हमको भी मज़ा लगे, आप लोग को भी अच्छा होगा कि शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। एक दिवसीय संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है, नहीं ये एक दिशीय नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन गलत है। द्विदिशीय दोनों एक
दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। यहाँ चलिए ये ऑप्शन सही लग रहा है। चलिए आगे की भी देख लेते हैं। एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र कभी नहीं है, दोनों एकदम एक साथ लगा हुआ है। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित, नहीं, ये गलत है। तो क्या है, दोनों एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में जुड़ा हुआ रहता है। क्या, संज्ञान एवं संवेग, ये दोनों एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में जुड़ा हुआ रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? मतलब अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? एक है विद्यार्थी की अभिरुचि, 2 नंबर विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, 3 नंबर शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, 4 नंबर विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 नंबर में है 1, 2 और 3। ऑप्शन 2 नंबर में है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन 3 है 1, 2। ऑप्शन 4 है 2 और 3। तो दोस्तों देखते हैं कि संवेग जो कारक है अधिगम के, उसको प्रभावित करने का कारक कौन कौन सा है सिर्फ अधिगम को प्रभावित करने के लिए। एक है विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी की अभिरुचि, चलिए ये भी सही है, सही लग रहा है, विद्यार्थी की अभिरुचि तो होना चाहिए। 2 नंबर में है विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, ये भी सांवेगिक स्वास्थ्य जब तक ठीक नहीं रहेगा, वो इमोशनली ख़राब रहेगा उसका माइंड, तो अधिगम में भी प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, हाँ रणनीतियाँ तो होगी ही, शिक्षा शास्त्र जितना भी बुक देखिएगा, कक्ष का बुक, सब में रणनीतियाँ होता है। ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ है, तो ये तीनों जोड़ा हुआ रहेगा। तो मेरे हिसाब से क्या है, ऑप्शन नंबर 2 में है कि ये जो है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मतलब क्या है, मतलब समाजीकरण में इसका क्या महत्व है? एक मध्य एजेंसियां हैं, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीयक एजेंसियां हैं, मतलब मध्य एजेंसियां हैं या द्वितीयक एजेंसियां हैं। ऑप्शन नंबर 3 मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। ऑप्शन नंबर 4 प्राथमिक एजेंसियां हैं। परिवार एवं पास पड़ोस दोस्तों देखिएगा, तो बाल विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि परिवार एवं पास पड़ोस जो कि प्राथमिक एजेंसियां हैं, न कि द्वितीयक, न कि मनोवैज्ञानिक, ये क्या है, प्राथमिक एजेंसियां। तो दोस्तों आज हम लोग जो क्विक रिवीजन किए 10 क्वेश्चन, तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों।